हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको पहली क्लास में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ाया था। तभी मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम हमारा जो 6 मंथ का इंटरनेशनल करंट अफेयर है उसके बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था या उससे नेक्स्ट एग्ज़ाम, उससे पिछला एग्ज़ाम हुआ था, तो उन सभी एग्जाम्स में इंटरनेशनल करंट अफेयर में से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। पिछले एग्जाम में भी 15 to 20 क्वेश्चंस जो थे वो इंटरनेशनल करंट अफेयर के टॉपिक में से आए थे। तो ये टॉपिक आपका पढ़ के जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बहुत से ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर, इन सब पर ज़्यादा फोकस रखते हैं, पर पिछले एग्जाम में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हरियाणा जीके से पूछे गए थे और हरियाणा करंट अफेयर में से एक भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो आप ये इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि HSSC इसका एग्जाम कंडक्ट नहीं कराती है, HPSC कराती है। और ये आपका UPSC लेवल का जो एग्जाम होता है उसके बेसिस पर इसको, मतलब उसके बेसिस पर इसका पैटर्न जो है वो तैयार किया जाता है। हाँ, हो सकता है कि इस बार हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, क्योंकि पिछली बार जो था लोगों ने बहुत कहा भी था कि इसमें मतलब हरियाणा का पेपर है और उसमें हरियाणा जीके के क्वेश्चन ही नहीं आए हैं। तो आप थोड़ी बहुत हरियाणा जीके भी पढ़ जाइएगा, पर मेरे ख्याल से इतना डीपली हरियाणा जीके में से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो मैंने लिखा है नोबेल प्राइज़, सबसे पहले हम प्राइजेस के बारे में पढ़ लेंगे कि जितने भी प्राइजेस रहे हैं, जैसे नोबेल प्राइज़ है, एबेल प्राइज़ है, ठीक है, और बुकर प्राइज़ है, इंटरनेशनल स्तर पर जितने भी प्राइजेस दिए गए हैं उन सब के बारे में हम पहले पढ़ लेंगे। जो बाद में जितने भी टॉपिक्स रह जाएंगे उनके बारे में हम बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो प्राइजेस में से पिछली बार भी आपके प्राइजेस में से पूछा गया था जो इंटरनेशनल स्तर पर दिए जाते हैं या जो किसी भारतीय को मिला है। तो आज की क्लास रहेगी हमारी प्राइजेस के बारे में। सबसे पहले मैंने लिखा है नोबेल प्राइज 2022, यानी कि 2020 में नोबेल प्राइजेस किसे दिए गए थे, और 2021 के नोबेल प्राइजेस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, पिछली बार भी 2021 के नोबेल प्राइजेस के बारे में पूछा गया था, और इसमें पूछा गया था एक लुईस गुलक जो है लिटरेचर के लिए, इनके बारे में भी पूछा गया था। ठीक है, तो नोबेल प्राइज 2022 किसे मिला है? फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मेडिसिन के लिए और लिटरेचर के लिए। ठीक है, और आपके शांति के नोबेल प्राइज। तो सबसे पहले मैंने लिखा है फिजिक्स के लिए, इसके लिए मैंने ट्रिक भी बना दी है ताकि आपको ये आसानी से याद हो जाए। सबसे पहले मैंने लिखा है फिजिक्स। फिजिक्स के लिए आप कौन सा प्राइज मिला है, किस किस को प्राइज मिला है? फिजिक्स के लिए 3 लोगों को क्या मिला है? प्राइज मिला है। और ये प्राइज जो है इन्हें ब्लैक होल थ्योरी के लिए दिया गया है। किसके लिए मिला इन्हें? ब्लैक होल थ्योरी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला है। किसमें? फिजिक्स में। तो ये 3 लोगों को दिया गया है। इनका नाम है रोजर पेनरोज। क्या नाम है इनका? रोजर पेनरोज। फिर है रेनहार्ड गेजले। क्या नाम है इनका? रेनहार्ड गेजले। और एंड्रिया गेज। क्या है? एंड्रिया गेज। ये बहुत डिफिकल्ट से नाम है और ये आपको आसानी से याद भी नहीं होंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है रोजर पेनरोज। क्या है? रोजर पेनरोज। इसके बाद है रेनहोल्ड गेजले। क्या है? रेनहोल्ड गेंजले। इसके बाद है एंड्रिया गेज। क्या नाम है इनका? एंड्रिया गेज। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से याद रख लीजिए। एक तो है पेन और एक क्या है? गेज। ठीक है, दोनों में गेज है और एक में पेन है। ठीक है, गेज पेन, गेंद से याद रख लीजिए। ठीक है, गेंद और पेन, तो 2 लोगों के पास गेंद है और एक के पास क्या है? पेन है। तो एक का नाम क्या है? रोजर पेनरोज। ये क्या करता है? रोज पेन से लिखता है, तो रोजर पेनरोज। दूसरा रेनहोल्ड गेंजले, रेन हो रही है और गेंद के साथ में खेल रहे हैं। ठीक है, तो रेनहोल्ड गेंजले। इसके बाद है एंड्रिया गेज। इनके नाम में भी क्या है? गेज है। तो फिजिक्स के लिए किस किस को अवार्ड मिला है? रोजर पेनरोज को और रेनहोल्ड गेंजले को, एंड्रिया गेज को। ठीक है, किस किस को मिला है इसके लिए प्राइज? रोजर पेनरोज को, रोनहार्ड गेंजले को और एंड्रिया गेज को। ठीक है, तो इसकी ट्रिक यही है, पेन और गेज। क्या ट्रिक है इसकी? पेन गेज। तो पेन को, गेंजले को और गेज को, इन तीनों को किसके लिए प्राइज मिला है? नोबेल प्राइज फिजिक्स के लिए दिया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मैंने लिखा है केमिस्ट्री। क्या लिखा है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए दिया गया है इनको एडिटिंग जीनम्स के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है, एडिटिंग जीन्स के लिए। ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए 2 वुमेन को ये अवार्ड दिया गया है। केमिस्ट्री के लिए 3 को दिया, फिजिक्स के लिए 3 लोगों को दिया गया था, केमिस्ट्री के लिए 2 लोगों को दिया गया है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इमानुएल शोम्पोतिए। क्या नाम है इनका? इमानुएल शोम्पोतिए। जेनिफर ए डूडन। क्या नाम है इसका? जेनिफर ए डूडन और शाम्पोतिए। तो इनका नाम क्या? इमानुएल शाम्पोतिए, जेनिफर ए डूडना। ठीक है, इनके लिए भी एक ट्रिक है कि जेनिफर जो है, जेनिफर ने केमिस्ट्री बनाई। क्या बनाई जेनिफर ने? केमिस्ट्री। और कहाँ गई? शॉपिंग करने गई। ऐसे याद रखिएगा, जेनिफर ने
केमिस्ट्री बनाई और कहाँ गई, शॉपिंग करने गई। ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए किसे अवार्ड मिला है, जेनिफर, केमिस्ट्री, शॉपिंग। शाम्पोतियो को शॉपिंग से याद रख लीजिए क्योंकि इनका नाम तो ऐसे पूरा लिखा हुआ ही आएगा और आपको मतलब ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। ठीक है, तो जेनिफर, केमिस्ट्री, शाम्पोतिये, क्या मिला है जेनिफर को, केमिस्ट्री, शाम्पोतिये। जेनिफर ने क्या बनाई, केमिस्ट्री बनाई और शॉपिंग करने गई। इसके बाद है मेडिसन, क्या नाम है, मेडिसन। मेडिसन के लिए किसे मिला है ये अवार्ड, माइकल हाउटन। किसे मिला है, माइकल हाउटन को, चार्ल्स राइस को, हॉर्वे अल्टर को। ठीक है, किसे मिला है, माइकल हाउटन, चार्ल्स राइस, मतलब राइस खाते हैं ये। ठीक है, हॉर्वे हॉल्टर। ठीक है, तो इन्हें 3 लोगों को किसके लिए अवार्ड मिला है, मेडिसन के लिए मिला है। मतलब आप अगर इन्हें याद रख लेंगे, एक याद नहीं भी रखेंगे ट्रिक से, तो इन दोनों को देखकर 3-4 ऑप्शन होंगे तो आप इनको टिक कर देंगे तो अपने आप आपको पता लग जाएगा इसका ऑप्शन ये है। ठीक है, तो मेडिसन के लिए किसे अवार्ड मिला है, माइकल हाउटन को मिला है, चार्ल्स राइस को मिला है और हॉर्वे अल्टर को मिला है। इसके बाद मैंने लिखा है लिटरेचर, ये आपका बहुत इजी सा ही नाम है, लुइस गुल्लक। क्या नाम है इनका, लुइस गुल्लक। लिटरेचर के लिए किसे मिला है, गुल्लक को अवार्ड मिला है, ऐसे याद रख लीजिए, किसे मिला है, गुल्लक को ये अवार्ड मिला है, तो इनका नाम क्या है, लुइस गुल्लक है। ठीक है, लिटरेचर के लिए किसे मिला है, लुइस गुल्लक को मिला है। और ये कैसा लिटरेचर लिखती है, न्यूयॉर्क से है, ये अमेरिका की है। और ये जैसे फैमिली रिलेशन हो गया, ब्रदर सिस्टर रिलेशन हो गया, उन सब के लिए, फैमिली गैदरिंग हो गई, इन सब के लिए लिटरेचर लिखती हैं। क्या नाम है इनका, लुइस गुल्लक, और कहाँ से, न्यूयॉर्क से है। ठीक है, इसके बाद शांति का नोबेल, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको पहले वाली क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया है कि उन्हें कोविड-19 में उन्होंने क्या किया था, 97 मिलियन लोगों को खाना पहुंचाया था, तो उन्हें किससे सम्मानित किया गया, शांति के नोबेल से सम्मानित किया गया। तो शांति का नोबेल 2020 से किसे सम्मानित किया गया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ठीक है, आई होप आपको ये जो है पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। फिजिक्स के लिए अवार्ड मिला है पेनरोज, गेंजले और गेज। ठीक है, पेनरोज, गेंजले, गेज, इन तीनों को किसके लिए मिला है, फिजिक्स के लिए। इसके बाद है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए किसे अवार्ड दिया गया है, शांतोप्रिय, और इसका नाम क्या था, जेनिफर, केमिस्ट्री। जेनिफर ने क्या बनाई, केमिस्ट्री बनाई और कहाँ गई, शॉपिंग करने गई। इसके बाद मेडिसन, मेडिसन के लिए 3 लोगों को मिला, हाउटन, राइस और अल्टर। हाउटन, राइस और अल्टर, इन तीनों को किसके लिए मिला है, मेडिसन के लिए। इसके बाद में लुइस गुल्लक को लिटरेचर के लिए मिला है, फैमिली रिलेशन, गैदरिंग्स और ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप, फादर डॉटर रिलेशनशिप, इन सब के लिए ये क्या लिखती हैं, लिटरेचर लिखती हैं। इसके बाद शांति का जो नोबेल है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं नोबेल प्राइज जो आपके 2021 से 22 के जो रहे हैं, मतलब दिसंबर 2021 में जो दिए गए थे, अभी तो नहीं मिले, आगे 2022 में मिलेंगे, दिसंबर में मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम 2021 के नोबेल प्राइजेस के बारे में भी एक बार पढ़ लेते हैं, क्विक रिवीजन हो जाएगा हमारा, क्योंकि इनका कोई पता नहीं है कि अब तक एग्जाम में इनमें से कुछ पूछ भी लिया जाए। ठीक है, तो आपका ये एक बार मतलब रिवाइज करके जाना जरूरी हो जाता है, तो मैं आपको अभी बता देती हूँ उन सबके बारे में भी। इसके बाद मैंने लिखा है नोबेल प्राइज 2021। अभी हमने 2020 के नोबेल प्राइज पढ़े थे, अब हम पढ़ लेंगे 2021 के नोबेल प्राइजेस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है मेडिसन। मेडिसन के लिए किसे किसे जो अवार्ड दिया गया है, ये मिला है इन्हें डेविड जूलियस को। किसे मिला है, डेविड जूलियस एंड एडम पेटापाउटेन। क्या नाम है इनका, डेविड जूलियस और एडम पेटापाउटेन। मुझे पता है ये नाम आपको याद नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ये नाम ही ऐसे हमारे इंडियंस नेम नहीं है जो हम इन्हें बहुत इजीली याद कर सकें। तो इसके लिए भी मैंने क्या बनाई है, ट्रिक बनाई है। मैंने लिखा है डेविड, क्या नाम है, डेविड जूलियस और एडम पेटापाउटेन को, इन्हें मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है, ये बस याद करने का तरीका है, जिसको इस तरीके से याद हो जाए मतलब उनके लिए तो बेस्ट ट्रिक है ये। ठीक है, मैंने भी ये ट्रिक के साथ में याद किए हैं। तो मैंने लिखा है डेविड जूलियस और एडम पेटापाउटेन। इसको ऐसे याद रखिएगा, पेट और जूलियस। ठीक है, पेट निकलने से क्या निकल गया, जुलूस, और कहाँ पहुंचा, दवाई लेने। ठीक है, तो मेडिसिन के लिए क्या मिला है इन्हें, अवार्ड मिला है। तो पेट निकलने से जुलूस और मेडिसिन। ठीक है, तो पेट निकलने से जुलूस निकला और मेडिसिन लेने पहुंचा, तो मेडिसिन के लिए क्या अवार्ड मिला इन्हें, किन्हें अवार्ड मिला, जूलियस और पेटापाउटेन को। ठीक है, तो आप कैसे याद रखेंगे, पेटापाउटेन और जूलियस और मेडिसिन। ठीक है, 2 लोगों को किसके लिए दिया गया है, मेडिसिन के लिए अवार्ड दिया गया है, पेटापाउटेन को और जूलियस को। इसके बाद मैंने लिखा है फिजिक्स, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के लिए किसे अवार्ड दिया गया है, सुकुरो मानावे। किसे दिया गया अवार्ड, सुकुरो मानावे को और कालुस हेजलमैन को और जॉर्जिया पारिसी को। ठीक है, 3 लोगों को फिजिक्स के लिए अवार्ड मिला है। और ये किसके लिए दिया गया, एटम से इन्होंने क्या किए हैं, जो भी प्लैनेट्स होते हैं उसको मापने के लिए इन्होंने मतलब रिसर्च की है। तो फिजिक्स के लिए 3 लोगों को अवार्ड दिया गया है। इसमें कौन कौन है, सुकुरो मानावे,
कालूस हेजलमैन और इनका नाम क्या है, जॉर्जिया पारिसी। ठीक है, तो इसके लिए भी मैंने क्या बनाई है, ट्रिक बनाई है, ऐसे तो ये आपको याद नहीं होंगे। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, जॉर्जिया। क्या लिखा है, जॉर्जिया। जॉर्जिया क्या हुई, मान गई। ठीक है, जो किसे अवार्ड दिया गया, इसके लिए एक ट्रिक है, इसके लिए जो ट्रिक है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो कालू है, कालू जॉर्जिया जाने के लिए मान गया और कहाँ गए, फिजिक्स का नोबेल प्राइज लेने गए। तो क्या आएगा इसके लिए, जॉर्जिया जाने के लिए, जो कालू है वो जॉर्जिया जाने के लिए मान गया। ठीक है, और कहाँ गए, फिजिक्स का नोबेल प्राइज लेने के लिए गए। तो इसकी क्या ट्रिक है, जॉर्जिया, कालू, मानाबे। ठीक है, तो 3 है इसके, जॉर्जिया, कालू, मानाबे। ठीक है, तो ये कहाँ गए, फिजिक्स का अवार्ड लेने गए। तो फिजिक्स के लिए 3 लोगों को मिला है। उससे पहले मेडिसिन था, पेट निकलने से जुलूस निकला और मेडिसिन लेने के लिए गए। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के लिए 2 लोगों को प्राइज दिया गया है। इसमें कौन है, बेंजामिन और इनका नाम है मैकमिलन। ये तो बहुत इजी है, ये आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए बेंजामिन को मिला है। ठीक है, और किसे मिला है, मैकमिलन को। तो 2 लोगों को किसके लिए दिया गया है, केमिस्ट्री के लिए, बेंजामिन को और मैकमिलन को। तो इन्हें किसके लिए मिला है, ऑर्गेनो कैटालिस्ट के लिए। किसके लिए मिला है, ऑर्गेनो कैटालिस्ट के लिए नहीं अवार्ड मिला है। इसके बाद है लिटरेचर। लिटरेचर के लिए मिला है अब्दुल रज्जाक गुरनाह। क्या नाम है इनका, अब्दुल रज्जाक गुरनाह का अवार्ड दिया गया है। ये अपनी संस्कृति के लिए, शरणार्थी जो कैंप होते हैं उन सबके लिए इन्होंने लिखा है और कठोर संघर्ष को दिखाया है। तो लिटरेचर के लिए इन्हें अवार्ड मिला। इसके बाद लिखा मैंने पीस। पीस के लिए किसे अवार्ड दिया, मारिया रेसा को। किसे दिया है, मारिया रेसा और डेमिट्री मुर्टार। क्या नाम है इनका, डेमिट्री मुर्टार और एरिया मेसा। मारिया रेसा, क्या नाम है इनका, मारिया रेसा, डेमिट्री मुर्टार। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, मतलब ऐसे याद रख लीजिए, इन दोनों ने रेस मारी और पीस का प्राइज जीत लिया। ठीक है, इनके नाम में क्या है, मुर्टार है और इनके नाम में रेसा। तो रेस मारी और क्या जीत गए, पीस प्राइज इन्होंने जीत लिया। ठीक है, तो इन्हें किस चीज के लिए इन्होंने काम किया था, लोकतंत्र प्लस स्थायी शांति के लिए, मतलब डेमोक्रेसी के लिए और शांति के लिए इन्होंने काम किया था, इसलिए इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। 2020 का नोबेल प्राइज किसे मिला था, फूड प्रोग्राम को मिला था। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर इकोनॉमिक्स का नहीं लिखा है, वो भी मैं लिख देती हूँ। इकोनॉमिक्स का जो प्राइज है वो मिला है डेविड कार्ड को। किसे मिला है, डेविड कार्ड। ठीक है, इकोनॉमिक्स का प्राइस है। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए अवार्ड किसे दिया गया है, 3 लोगों को इकोनॉमिक्स के लिए अवार्ड दिया गया है। इसमें इनका नाम है डेविड कार्ड, जोशुआ एनग्रिस्ट और गुइडो। क्या है, डेविड कार्ड, जोशुआ एनग्रिस्ट और गुइडो। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि जोश में क्या करा दिए, गुड्डी ने कार्ड छपवा दिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के लिए क्या है, जोश में गुड्डी ने कार्ड छपवा दिए। तो इकोनॉमिक्स के लिए इन्हें 3 लोगों को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मेडिसिन लिखा है, मेडिसिन डेविड जूलियस और एडम पेटापाउटिन। ठीक है, इसके बाद फिजिक्स है, फिजिक्स के लिए 3 लोगों को दिया गया है, सुक्रू मानावे, कालूस और जॉर्जिया पारसी। इसके बाद केमिस्ट्री का लिखा है, केमिस्ट्री के लिए 2 लोगों को मिला, बेंजामिन को और मैकमिलन को। इसके बाद लिटरेचर का मिला है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। इसके बाद पीस का किसे मिला है, पीस का मिला मारिया रेसा और कौन है, डेमिट्री मुर्टार। इसके बाद में इकोनॉमिक्स का 3 लोगों को दिया गया, डेविड कार्ड को, ठीक है, जोशुआ को और गुड्डी को। ठीक है, तो ये आपके नोबेल प्राइजेस जो है 2021 से 22 के भी कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्राइजेस है जो इंटरनेशनल स्तर पर दिए जाते हैं उन सबके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि एग्जाम में उनके बारे में पूछा जा सकता है। पिछली बार पूछा गया था गेबोन सेजको पुरस्कार के बारे में, जो इंटरनेशनल स्तर का पुरस्कार है और वो हमारे किसी भारतीय को दिया गया था। ठीक है, 2 साल में एक बार वो प्राइज दिया जाता है और इसमें मतलब 3 या 4 ऑप्शंस बनाकर उसको पूछा गया था कि बताइए इसमें से कौन से कथन सही हैं। तो इस तरीके से आपसे ये क्या पूछता है, प्राइजेस के बारे में पूछता है, मतलब ये एक क्वेश्चन के तरीके से नहीं पूछेगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम हमारा पढ़ लेते हैं। अब मैं बताती हूँ बुकर प्राइज किसे दिया गया। आपकी बार का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है 2022 का, क्या है, इंटरनेशनल प्राइज जो क्या है, बुकर प्राइज है। मान बुकर प्राइज जो दिया जाता है लिटरेचर में, और यूके के द्वारा ये जो प्राइज है वो दिया जाता है। इसमें 50,000 पाउंड की जो राशि है वो भी दी जाती है। तो ये अब की बार हमारे किसी भारतीय को मिला है और सबसे बड़ी बात ये है कि हिंदी में पहली बार बुकर प्राइज मिला है। ठीक है, किसी भारतीय को क्या मिला है, हिंदी भाषा के लिए, भारतीय को हिंदी भाषा के लिए पहली बार बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो उनका नाम क्या है, इनका नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। इनका नाम है गीतांजलि श्री। क्या नाम है इनका, गीतांजलि
श्री। तो इन्हें किसके लिए अवार्ड दिया गया है? बुकर प्राइज के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है 2022 का। ठीक है, इससे पहले जो था वो साउथ अफ्रीका के किसी व्यक्ति को अवार्ड दिया गया था, और अब की बार का अवार्ड हमारे इंडियन को गीतांजलि श्री जी को दिया गया है। 2022 का बुकर प्राइज है, और ये किस भाषा में है? हिंदी भाषा में है। इनके उपन्यास का नाम है रेत समाधि। क्या नाम है? रेत समाधि। इंग्लिश में बोलेंगे तो टॉम ऑफ सैंड। क्या है? इंग्लिश में है टॉम ऑफ सैंड। तो टॉम ऑफ सैंड के लिए इन्हें क्या मिला है? ये प्राइज दिया गया है किन्हें? गीतांजलि श्री को। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि हिंदी साहित्य में पहली बार बुकर प्राइज दिया गया हो, और ये यूके के द्वारा दिया जाता है। 50,000 पाउंड इसमें दिए जाते हैं। कितने मिलते हैं? 50,000 पाउंड मिलते हैं। और ये जो बुक है वो किसके ऊपर लिखी गई है उसके बारे में भी मैं बता देती हूँ। जब भारत और पाकिस्तान अलग हो रहे थे तो उस बीच में जो संघर्ष रहा था उसके बारे में गीतांजलि श्री ने क्या किया है? ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, इसको बाद में मतलब इसको जो ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में वो न्यूयॉर्क की एक लेडी ने किया है। ठीक है, मतलब न्यूयॉर्क की एक जो उपन्यासकार हैं, जो ट्रांसलेटर हैं, उनके द्वारा इसका ट्रांसलेशन भी किया गया है टॉम ऑफ सैंड का। ठीक है, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज, मान बुकर प्राइज किसे दिया गया है? गीतांजलि श्री को दिया गया 2022 के लिए। ठीक है, 50,000 पाउंड इसमें दिए जाते हैं, और यूके की सरकार द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और ये क्या है? किसी भारतीय उपन्यास जो पहली बार हिंदी में दिया गया वो हमारे भारतीय को मिला है। तो इनका नाम क्या है? गीतांजलि श्री है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपका बहुत जरूरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो ये सब बातें नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे एबल प्राइज। तो एबल प्राइज किसे दिया गया? ये तो इंटरनेशनल स्तर का है, पर ये हमारे इंडियन को नहीं दिया गया। एबल प्राइज जो है ये मैथमेटिक्स में दिया जाता है। पिछली बार पूछा गया था गेबोन सेजको पुरस्कार, वो भी किस में दिया जाता था? मैथमेटिक्स में दिया जाता था। अब जो है एबल प्राइज, क्या है इसका नाम? एबल प्राइज। जो एबल प्राइज है वो भी किसके लिए दिया जाता है? मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, मतलब मैथ में जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, मैथमेटिक्स में जो बहुत अच्छे हैं, उन्हें क्या पुरस्कार दिया जाएगा? मतलब एबल प्राइज से उन्हें सम्मानित किया गया। तो अब की बार का जो एबल प्राइज है वो दिया गया है, मैं आपको बता देती हूँ। इनका नाम है डेनिस सुलीवान। क्या नाम है इनका? डेनिस सुलीवान। तो आप सुलीवान से याद रख लीजिएगा कि सुलीवान को एबल प्राइज से सम्मानित किया गया है, और इंटरनेशनल स्तर का ये प्राइज होता है। क्या नाम है इनका? एबल प्राइज। ठीक है, इन्हें वैसे और भी प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है पहले। इंटरनेशनल स्तर पर इन्हें कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? एक का नाम है स्टीली पुरस्कार, स्टीली प्राइज। तो इन्हें स्टीली प्राइज 2010 से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, बालजन पुरस्कार। क्या है ये? बालजन पुरस्कार। ये भी मैथमेटिक्स में दिया जाता है। बालजन पुरस्कार 2014 से भी इन्हें पहले सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, इन किसे? जो डेनिस सुलीवान है। ठीक है, तो ये किसे दिया गया है? ये किसी अमेरिकी है। ये कौन है? सुलीवान कहाँ के हैं? ये अमेरिका से है। कहाँ से बिलोंग करते हैं सुलीवान? अमेरिका से बिलोंग करते हैं। एबल प्राइज दिया है किसे? डेनिस सुलीवान को। इन्हें पहले स्टैली प्राइज और बालजन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो एबल पुरस्कार मैथमेटिक्स में दिया जाता है। इसके लिए कमेटी होती है, 5 मेंबर की कमेटी होती है। ठीक है, और उस कमेटी में क्या होता है? मतलब 5 सदस्य होते हैं जिन्हें इंटरनेशनल स्तर पर मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज्यादा प्राइजेस मिले होते हैं। तो वो मेंबर के वो कमेटी के जो मेंबर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि किसे अब की बार जो एबल प्राइज है वो दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। इसके बाद मैं बता देती हूँ, छोटा सा पॉइंट है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को भी क्या मिला है? ये क्या लेकर आई थी? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओलंपिक में ये मेडल जीत कर लाई थी अब की बार, तो इनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। सिल्वर मेडल इन्हें मिला था। तो मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन, इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021। इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो बस ये तो आप एक बार रीड कर लीजिएगा। क्या नाम है? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को कौन सा प्राइज मिला है? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 मीराबाई चानू को मिला है। एबल प्राइज मिला है डेनिस सुलीवान को। बुकर प्राइज किसे दिया गया है? गीतांजलि श्री को। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। जो नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा को अभी क्या किया गया था? कुछ समय पहले ही उन्हें नॉमिनेट किया गया था। मतलब इस पुरस्कार में नॉमिनेट होना ही बहुत बड़ी बात होती है। अब तक केवल 2 भारतीय थे जिन्हें इस पुरस्कार के लिए क्या किया गया था? नॉमिनेट किया गया था। तो नीरज चोपड़ा तीसरे भारतीय बने हैं जिन्हें इस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। मैं उस प्राइज के बारे में भी आपको बता देती हूँ। इसका नाम है लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर। क्या नाम है इसका? लॉरेंस
वर्ल्ड ब्रेक थ्रो ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, ये किसके कहा है? लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रो ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के लिए किन्हें सम्मानित किया गया था? ये 2022 किसके लिए? 2022 के लिए। ठीक है, तो ये सब मतलब इन्हें इसमें नॉमिनेशन होना ही बहुत बड़ी बात होती है। नॉमिनेट कौन हुए? हमारे भारतीय नीरज चोपड़ा क्या हुए? इसमें नॉमिनेट हुए हैं। ठीक है, तो अब तक केवल 3 भारतीय हो गए हैं जो इस प्राइज के लिए क्या हुए हैं? नॉमिनेट हुए हैं। ठीक है, इससे पहले सबसे पहले सचिन तेंदुलकर जी इसके लिए नॉमिनेट हुए थे। इसके बाद विनेश फोगाट भी इसके लिए नॉमिनेट हुई थी और तीसरे कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा बने हैं, पर इन्हें ये अवार्ड मिला नहीं है, बस नॉमिनेट हुए हैं। तो आपको ये मतलब याद रखना जरूरी है कि नॉमिनेशन इसमें बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसका नाम क्या है? लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रो ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। इसके लिए नीरज चोपड़ा को नॉमिनेट किया गया था। अब तक केवल 3 भारतीय ऐसे हैं जिन्हें इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? ये हमारे भारत के द्वारा दिया जाता है, मतलब भारतीय पुरस्कार है ये। पर हमने किसे दिया? ये अवार्ड दिया है जापान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे। किन्हें दिया गया था? शिंजो आबे। शिंजो आबे जो फॉर्मर क्या है? यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, फॉर्मर पीएम थे यहाँ के। इन्हें हमने 23 जनवरी को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया? नेताजी अवार्ड। किससे? नेताजी अवार्ड 2022। तो नेताजी अवार्ड 2022 किसे सम्मानित किया हमने? शिंजो आबे को, जो जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। और 23 जनवरी को जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अवार्ड देते हैं, नेताजी अवार्ड से सम्मानित करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एक बार मतलब इनको रीड कर लेना, रीड करना ही जरूरी होता है। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से जानना जरूरी नहीं है। जिनके बारे में डिटेल से जानना जरूरी है उनके बारे में मैं आपको बताती जा रही हूँ। इसके बाद है रतन टाटा। रतन टाटा को कौन सा अवार्ड दिया गया है? रतन टाटा जी को अवार्ड मिला है असम वैभव पुरस्कार। कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इन्हें? असम वैभव पुरस्कार। किन्हें? रतन टाटा जी को। ठीक है, तो असम वैभव पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा को। ठीक है, इसके बाद है अंजू बारबी जॉर्ज। क्या नाम है इनका? अंजू बारबी जॉर्ज। तो इन्हें कौन से वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड इन एथलेटिक्स, इन्हें क्या मिला है? वुमेन ऑफ द ईयर इन एथलेटिक्स। तो कौन सा पुरस्कार दिया गया? अंजू बारबी जॉर्ज को दिया गया है वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड इन एथलेटिक्स 2022। और रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो फ्रेंच ओपन वगैरह है वो किसे मिला है, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसे मिला है, ठीक है, और विंबलडन ओपन किसे मिला है 2022 का, क्योंकि उनमें से भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, इंटरनेशनल स्तर के हैं, इसलिए उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको इजीली वो याद हो जाए और आप उसको अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकें। ठीक है, ये सभी जितना भी करंट अफेयर मैं करा रही हूँ ये वैसे तो आपके एचसीएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, पर जितने भी एग्जाम होते हैं, क्योंकि करंट अफेयर है, करंट अफेयर में से तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो मैंने यहाँ पर जितने भी मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब नोट किए हैं और वो सभी आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। जैसे आपका हरियाणा सीटी होगा उसके लिए भी ये जो क्वेश्चन है वो जरूरी है, तो आप इन्हें जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं फ्रेंडलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किसे मिला है? ये मेल और फीमेल को, मतलब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो मिला है वो मेल के लिए मिला है राफेल नडाल को। किसे दिया गया है? राफेल नडाल को। और फीमेल में मिला है एशले बार्टी को। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया से है, ठीक है, और इन्हें क्या दिया गया है? ऑस्ट्रेलियन ओपन प्राइज मिला है इन्हें, ठीक है, 2022 का। राफेल नडाल जो है इनका ये 21वां ग्रैंड स्लैम है। कौन सा है? 21वां। इससे पहले 20 ग्रैंड स्लैम ये जीत चुके हैं और इनके साथ साथ नोवाक जोकोविच जो है वो भी 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। ठीक है, तो इनका ये 21वां क्या था? ग्रैंड स्लैम था। क्या नाम इनका? राफेल नडाल। और फीमेल में किसे दिया गया है? एशले बार्टी को। एशले बार्टी कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से है। पिछली बार भी इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। किसने? एशले बार्टी ने। ठीक है, एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया से और ऑस्ट्रेलियन ओपन ही इनके द्वारा जीता गया है। राफेल नडाल को 21वां ग्रैंड स्लैम ये अब की बार मिला है। ठीक है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलिया के डेनिश मेदवेदेव को हराया है। ठीक है,
और इन्हें क्या मिला है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। इसके बाद मैंने लिखा है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन भी किसे मिला है, राफेल नडाल को मिला है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी राफेल नडाल को ही मिला है। फीमेल है ईगा स्विएटेक, क्या नाम है इनका, ईगा स्विएटेक नाम है, ठीक है, पोलैंड से है ये, क्या नाम है इनका, ईगा स्विएटेक। तो फ्रेंच ओपन किसे मिला है, फीमेल में ईगा स्विएटेक को, और मेल वही है राफेल नडाल, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन राफेल नडाल मेल के लिए, फीमेल के लिए ईगा स्विएटेक को। इसके बाद है विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन मिला है मेल में मिला है नोवाक जोकोविच को। किसे मिला है, नोवाक जोकोविच को, सर्बिया से है ये। और फीमेल में मिला है एलिना रिबकिन को। किसे मिला है, एलिना रिबकिन को, ठीक है। तो एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया ओपन, ईगा फ्रेंच और एलिना रिबकिन इन्हें विंबलडन ओपन मिला है, ठीक है। दोनों राफेल नडाल को ऑस्ट्रेलियन ओपन भी मिला है और फ्रेंच ओपन भी मिला है। इसके बाद में नोवाक जोकोविच ने क्या जीता है, विंबलडन ओपन जीता है। 21वां ग्रैंड स्लैम इनके द्वारा जीता गया। इससे पहले इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीत रखे हैं, कि इन्होंने नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल ने, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो किसे मिला है, राफेल नडाल को। फ्रेंच ओपन राफेल नडाल को। विंबलडन ओपन मेल में किसे मिला है, नोवाक जोकोविच को, ठीक है। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन फीमेल में मिला है एशले बार्टी को, ऑस्ट्रेलिया से हैं। इनमें फिर फ्रेंच ओपन मिला है ईगा स्विएटेक को, ठीक है। इसके बाद विंबलडन ओपन में फीमेल एलिना रिबकिन को, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। एक बार इन्हें रिवाइज कर लीजिएगा, तो आप मतलब अगर एग्जाम में पूछा भी जाता है तो आप इन्हें देखकर टिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं उनके बारे में भी, क्या पता इसमें से भी आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाएं। तो एक बार रीडिंग लेना इसका जरूरी है हमारा। ओलंपिक्स, ठीक है। ओलंपिक्स जो 2021 हुए थे, ये कहाँ हुए, टोक्यो जापान में। कहाँ हुए थे, टोक्यो जापान में हुए थे, ठीक है। और ये कब से कब तक चले थे, 23 जुलाई 2021 से कब से कब तक आयोजित कराए गए, 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक ये चले। कब तक, कब से कब तक, 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक क्या चले हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स चले हैं, ठीक है। समर ओलंपिक हैं, ये कहाँ पर आयोजित कराए गए थे, जापान के टोक्यो में, ठीक है। और इनके लिए जो फ्लैग मार्च है वो किसने किया था, मतलब झंडा जो था वो हमारा, वो किसके द्वारा फैलाया गया था, मैरी कॉम प्लस मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह कौन है, जो हॉकी टीम के, भारतीय हॉकी टीम के क्या है, कैप्टन है, पंजाब से हैं ये, ठीक है। तो फ्लैग होस्ट किसने किया, हमारा मैरी कॉम ने और मनप्रीत सिंह ने। कब से कब तक आयोजित कराए गए थे, 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक। कहां पर आयोजित हुए थे, जापान के टोक्यो में। आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। सबसे अधिक प्राइज जीतने वाला इसमें कौन था, यूएसए था। कौन था, यूएसए। यूएसए ने टोटल प्राइज कितने जीते थे, 113। कितने प्राइज के साथ में नंबर 1 पर रहा यूएसए, 113 प्राइज के साथ में नंबर 1 पर रहा था, ठीक है। सेकंड नंबर पर कौन था, चाइना था। सेकंड नंबर पर कौन था, चाइना था। चाइना ने टोटल 88 पदक जीते। कितने, 88। इसके बाद थर्ड नंबर पर था जापान। कौन था थर्ड नंबर पे, जापान था, ठीक है। जापान ने जीते हैं 58 मेडल। कितने मेडल जीते, 58। 113 मेडल जीते थे। चाइना ने 88 और जापान ने 58 मेडल के साथ में ये अपनी पोजीशन पर रहे थे। और भारत की जो इसमें पोजीशन थी, भारत 48वें स्थान पर रहा। भारत कौन से नंबर पर था, हमारा 48 नंबर पर। कौन से स्थान पर था भारत, 48 नंबर पर। भारत ने कितने मेडल जीते, हमने 7 मेडल जीते हैं। कितने जीते हैं, इंडिया ने 7 मेडल जीते हैं। इसमें से एक गोल्ड था, जो आप सभी जानते हैं, नीरज चोपड़ा जी ने जीता था 1 गोल्ड, ठीक है। इसके बाद 2 क्या थे, सिल्वर मेडल थे, और 4 क्या थे, इसमें ब्रॉन्ज मेडल थे। क्या थे, 4 ब्रॉन्ज मेडल थे, ठीक है। तो 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। भारत कौन सी पोजीशन पर था, 48 पोजीशन पर था, 7 मेडल के साथ में। सबसे पहले यूएसए था, फिर चाइना था, फिर जापान था, ठीक है। 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक ओलंपिक्स का क्या किया गया, मतलब ओलंपिक्स, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स का आयोजन कराया गया था। फ्लैग होस्ट किया था मैरी कॉम प्लस मनप्रीत सिंह, जो भारतीय हॉकी टीम के क्या है, कैप्टन है। ये बाद में ओलंपिक में मेडल भी लेकर आए थे। भारतीय हॉकी टीम, पुरुष भारतीय हॉकी टीम क्या जीत कर आई थी, ओलंपिक्स में मेडल जीत कर आई थी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल है, किस किस को मिले हैं और कौन से खेल के लिए दिए गए हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हमारा जान लेना, मतलब एक बार रीडिंग ले लेना जरूरी है, क्योंकि इतना मतलब डिस्क्रिप्शन में इतना डिटेल में पढ़ना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम है। क्योंकि अगर एग्जाम नहीं होता तब हम इसको पढ़ सकते थे। ये बस हमारा क्या है, क्विक रिवीजन है, ताकि हमारे माइंड में क्या हो जाए, ये सब चीजें सेट होती जाए, ठीक है। और आप एग्जाम में अगर इन्हें देखें तो टिक कर सके। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि किन्हें किन्हें ये अवार्ड दिए गए हैं। तो उनके बारे में मतलब मैं उनके नाम यहाँ पर लिख देती हूँ। सबसे पहले तो नीरज चोपड़ा है, जिन्हें
गोल्ड मेडल दिया गया था, मतलब गोल्ड मेडल जिन्होंने जीता है ओलंपिक्स में। तो नीरज चोपड़ा आप सभी जानते हैं इनके बारे में, तो ठीक है, जेवलिन थ्रोवर है, तो इन्हें भाला फेंक में क्या मिला, भाला फेंक में गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है, भाला फेंक में क्या मिला, गोल्ड मेडल। ये हमारे कहाँ से हैं, हरियाणा से ही हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं हमारे, फेंका था 87.58 मीटर का जो भाला है वो नीरज चोपड़ा के द्वारा फेंका गया था। तो टोक्यो ओलंपिक में कितने मीटर का भाला इनके द्वारा फेंका गया था, 87.58 मीटर का। ठीक है, इन्होंने डायमंड लीग भी बनाई है अभी थोड़े टाइम पहले ही कुवरतानो गेम्स में, और ठीक है, इन्होंने पावो नुर्मी गेम्स में और कुवरतानो गेम्स में क्या जीते हैं, सिल्वर और गोल्ड मेडल जीते हैं, और वहां पर इन्होंने अपना ही क्या तोड़ा है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, अभी मैंने हरियाणा करंट अफेयर कराया था तब आपको बताया था इसके बारे में, मैं यहाँ भी नोट डाउन कर देती हूँ ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, डायमंड लीग में फिनलैंड के पावो नुर्मी गेम्स में इन्होंने क्या किया, फिनलैंड के पावो नुर्मी गेम्स में सिल्वर मेडल इनके द्वारा जीता गया था, और कुवरतानो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, यहाँ पावो नुर्मी गेम्स में इन्होंने क्या जीता है, सिल्वर मेडल जो है वो इनके द्वारा जीता गया। क्या जीता है इन्होंने, सिल्वर मेडल जीता है, कि इन्होंने नीरज चोपड़ा ने। और कितने मीटर भाला फेंका था इन्होंने, 89.30 मीटर। कितने मीटर है, 89.30 मीटर, और खुद का ही क्या तोड़ा इन्होंने, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक गोल्ड मेडल, सबसे अधिक जो मतलब स्पीड से भाला फेंका गया है वो अब तक 94 मीटर का है, और वो चेक गणराज्य के खिलाड़ी हैं, वो जेवलिन थ्रोवर हैं जो फर्स्ट नंबर पर आते हैं। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर में भाला फेंका, 89.30 मीटर। अभी हाल ही कितने मीटर का भाला फेंका, 89.30 मीटर का, कहाँ पर, फिनलैंड के पावो नुर्मी गेम्स में। कुवरतानो में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, यहाँ पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ओलंपिक्स में इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, 87.58 मीटर का भाला फेंका था। हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के पानीपत से है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू क्या है, वेट लिफ्टर है, और इन्होंने कौन सा मतलब इन्होंने कौन सा मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता। ये भारत का फर्स्ट मेडल था, यानी कि ओलंपिक में हमारा फर्स्ट मेडल कौन लेकर आई, मीराबाई चानू, जो 2021 के ओलंपिक हुए हैं उनमें फर्स्ट मेडल था ये। ठीक है, तो मीराबाई चानू वेट लिफ्टर, सिल्वर मेडल, 49 kg में खेलती है, कहाँ से है, मणिपुर, इम्फाल से है। ठीक है, तो मीराबाई चानू वेट लिफ्टर है, सिल्वर मेडल इनके द्वारा जीता गया है, और किसमें जीता है इन्होंने, वेट लिफ्टिंग में जीता है। इसके बाद है रवि दहिया। रवि दहिया हमारे सोनीपत हरियाणा से है। ठीक है, और 57 kg में इन्होंने अवार्ड जीता है। ये क्या है, रेसलर है। क्या है ये, रेसलर है। ठीक है, और इन्होंने कौन सा मेडल जीता, सिल्वर मेडल इनके द्वारा जीता गया। क्या नाम है इनका, रवि दहिया। इसके बाद है पीवी सिंधु। क्या नाम है, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ऐसी पहली भारतीय महिला है जिन्हें 2 बार लगातार ओलंपिक में मेडल मिल चुका है। ठीक है, पहली भारतीय महिला है ये जो 2 बार लगातार क्या लाई है, ओलंपिक में मेडल लेकर आई है। अब की बार इन्होंने क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसमें, बैडमिंटन में। तो पीवी सिंधु ने क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। कहाँ से, मतलब बैडमिंटन में, और लगातार 2 बार मेडल लाने वाली पहली भारतीय महिला है। रवि दहिया सिल्वर मेडल, मीराबाई चानू सिल्वर मेडल। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, इनका नाम है लवली बोरगोहेन। क्या है इनका नाम, लवलीना बोरगोहेन, बजरंग पूनिया और भारतीय हॉकी टीम। ठीक है, लवलीना बोरगोहेन जो है इन्होंने क्या जीता, ये बॉक्सर है। क्या है ये, बॉक्सर है, और इनके द्वारा क्या जीता गया है, लवलीना बोरगोहेन ने क्या जीता है, वैसे ये क्या है, बॉक्सर है, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्या जीता है इन्होंने, ब्रॉन्ज मेडल। किसमें, बॉक्सिंग में। इसके बाद है बजरंग पूनिया। क्या नाम है इनका, बजरंग पूनिया। ये भी हमारे कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये हमारे हरियाणा से हैं, और ये फ्री स्टाइल कुश्ती खेलते हैं। क्या खेलते हैं, फ्री स्टाइल में कुश्ती खेलते हैं। और कितने केजी में इन्होंने 65 kg के भार में खेलते हैं। कितने केजी के भार में खेलते हैं ये, 65 kg के भार में खेलते हैं, और इन्होंने भी क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। बजरंग पूनिया ने क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। रवि दहिया ने क्या जीता था, सिल्वर मेडल। बजरंग पूनिया ने क्या जीता, ब्रॉन्ज मेडल। ये भी हरियाणा से, और वो भी हमारे हरियाणा से थे। नीरज चोपड़ा भी हरियाणा से थे। ठीक है, इसके ये क्या खेलते हैं, फ्री स्टाइल कुश्ती, 65 kg। ये हॉकी टीम, जो भारतीय हॉकी टीम है, इन्होंने भी क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्या जीता अब की बार, ब्रॉन्ज
मेडल। ठीक है, ये ऐसा 41 साल बाद हुआ है कि ओलंपिक में किसी भारतीय हॉकी टीम ने क्या जीता, वो मेडल जीता। तो 41 साल के बाद में हमारी भारतीय हॉकी टीम ने रिकॉर्ड बनाया और क्या जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। किसमें, ओलंपिक्स में। और भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन है, मनप्रीत सिंह है। मैंने आपको बताया था फ्लैग होस्ट इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, वैसे मैरी कॉम जी भी खेले थे, पर मैरी कॉम ने कोई भी अब की बार अवार्ड वो नहीं जीत पाई। ठीक है, तो मेडल नहीं जीत पाई। भारतीय हॉकी टीम 41 साल बाद क्या लेकर आई, ब्रॉन्ज मेडल इनके द्वारा जीता गया है। ठीक है, सबसे पहले 1980 में मॉस्को में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, वहां पर भारतीय हॉकी टीम ने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। और यहाँ पर क्या जीता है, टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल 41 साल के बाद में। बजरंग पूनिया ब्रॉन्ज मेडल, फ्री स्टाइल कुश्ती 65 kg। लवलीना बोरगोहेन बॉक्सर हैं, ब्रॉन्ज मेडल इनके द्वारा जीता गया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम एक बार थोड़ा बहुत ऐसे ही पैरा ओलंपिक्स के बारे में भी जान लेते हैं, मतलब उसकी भी एक बार रीडिंग ले लेते हैं, ताकि हम एग्जाम में अगर आ जाए तो हम उसको टिक कर सके। ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के बारे में, इनके बारे में भी हम एक बार रीडिंग ले लेते हैं। तो अब की बार टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 क्या जीते हैं, ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के द्वारा जीते गए हैं। ठीक है, और भारत का इसमें 24वां स्थान रहा है, 24वां स्थान भारत का पैरा ओलंपिक्स में रहा है। और ओलंपिक्स में भारत का कौन सा स्थान था, 48वां स्थान था। ठीक है, इसमें हमारा 24वां स्थान है। इसमें मैंने यहाँ पर गोल्ड विनर्स लिख दिए हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे और इन सबको मतलब याद करना इतना पॉसिबल भी नहीं है। तो 5 गोल्ड मेडल किस किसने जीते हैं, उन सब के बारे में मैं आपको इस क्लास में बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा है अवनी लेखरा, क्या नाम है इनका, अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ने पहला गोल्ड मेडल जीता था, मतलब इनके द्वारा इस पैरा ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते गए हैं। एक इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और एक इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया। ठीक है, गोल्ड मेडल जो है वो 2 से 10 एयर राइफल में जीता है और ये शूटर है, क्या है ये, शूटर है। ठीक है, और सिल्वर मेडल भी इनके द्वारा जीता गया। तो 2 मेडल किसने जीते हैं, अवनी लेखरा ने, गोल्ड विनर रही है ये। ठीक है, और इसके बाद मैंने लिखा सुमित अंतिल। सुमित अंतिल भी हमारे हरियाणा से हैं, इनके द्वारा क्या जीता गया, भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है, भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 68.55 मीटर में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। मैंने आपको हरियाणा करंट अफेयर की क्लासेस कराई थी, तो इनके बारे में फुल डिटेल से भी पढ़ाया था। ठीक है, सुमित अंतिल क्या है, भाला फेंक में इन्होंने क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता है और 68.55 मीटर में इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया। इसके बाद मैंने लिखा है मनीष नरवाल। मनीष नरवाल ने भी शूटिंग में क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। ये केवल 18 साल के हैं और क्या जीता है इन्होंने, शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। किसने, मनीष नरवाल ने। इसके बाद लिखा है प्रमोद भगत। प्रमोद भगत ने गोल्ड मेडल जीता है, किसमें, बैडमिंटन में। तो प्रमोद भगत ने भी क्या जीता, गोल्ड मेडल। इसके बाद मैंने लिखा है कृष्णा नागर। कृष्णा नागर ने भी गोल्ड मेडल पैरा ओलंपिक्स में जीता है। तो 5 पैरा ओलंपिक अवनी लेखरा, इसके बाद सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, मनीष नरवाल, कृष्णा नागर। तो 5 क्या जीते गए हैं, गोल्ड मेडल है और 8 सिल्वर मेडल है, 6 क्या है इसमें, ब्रॉन्ज मेडल है। भारत का कौन सा स्थान रहा है इसमें, 24वां स्थान रहा है। ठीक है, और टोक्यो पैरा ओलंपिक में हमारा 24वां स्थान रहा है। ओलंपिक में हमने कितने मेडल लाए थे, 7 मेडल लाए थे। ठीक है, और इसमें हम 8 और 5 13 और 6 19 मेडल हमने इसमें जीते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम श्रीलंका क्राइसिस के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो अभी रिसेंट का टॉपिक है और उसमें से उम्मीद है कि आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाए। तो एक बार हम उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, श्रीलंका क्राइसिस के बारे में कि जो श्रीलंका है वो इतना दिवालिया किस तरीके से हो गया, मतलब इतना कर्जा श्रीलंका के ऊपर कैसे हो गया और श्रीलंका इस प्रकार ऋण जाल में कैसे फंसता गया। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें, एक क्वेश्चन आया था पिछले एग्जाम में कि एक कंट्री को डेब्ट कंट्री कब कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपसे घुमाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रीलंका क्या हो चुका है, अब दिवालिया हो चुका है। तो अब आपसे ऐसा पूछ लिया जाएगा कि जो श्रीलंका है, मतलब कोई कंट्री दिवालिया कंट्री कब कही जाएगी। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि एक कंट्री डेब्ट कंट्री कब कही जाएगी, जब कोई भी कंट्री अपना ऋण चुकाने में सक्षम नहीं होती और उसे उस और ऋण चुकाने के लिए क्या लेना पड़ता है, और ज्यादा उस ऋण को चुकाने के लिए और लोन लेना पड़ता है। तो एक कंट्री कर्जे में दबी हुई कंट्री हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आज श्रीलंका के जो कंडीशंस हैं वो आज इसी प्रकार की हैं। श्रीलंका जो है वो आज पूर्ण रूप से कर्जे में
डूब चुका है, वहां की आर्थिक स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि अब वहां पर क्या हो गया, अब तो वहां पर सरकार वैसे भी गिर चुकी है और नई सरकार वहां बन गई है। लोगों ने क्या किया था, राष्ट्रपति भवन पर क्या किया, मतलब हल्ला बोल दिया था और वहां पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। और जितना भी पैसा मिला वहां पर, इंडियन करेंसी मिली, बाकी करेंसी मिली, वो सब सैनिकों को सौंप दी थी। परंतु अब वहां पर सरकार का दोबारा से गठन हो गया है, ठीक है। तो श्रीलंका में जो श्रीलंका के ऊपर क्या था, मतलब कितने पैकेज का, कितना डॉलर का जो कर्ज है वो रहा था, तो उस सब के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका पर 7 बिलियन डॉलर का क्या है, कर्ज है। कितना डॉलर का, 7 बिलियन डॉलर का, यानी कि 7 करोड़ 80 लाख डॉलर का क्या इसके ऊपर कर्ज है, किस पर, श्रीलंका पर, जो श्रीलंका चुकाने में क्या है, असक्षम है। यानी कि श्रीलंका इसको चुकाने में सफल नहीं हो पाया और 7 करोड़ 8 लाख डॉलर का क्या रहा, इसके ऊपर कर्जा रहा, किस पर, श्रीलंका। क्या होता है, मतलब बैंकों का जो ढांचा है, वो किसी भी देश में बैंकों का ढांचा बिगड़ने लगता है तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, नेशनल बैंक बेल आउट पैकेज। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जो पैसा दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, नेशनल बेल आउट पैकेज कहा जाता है, ठीक है। देश के अंदर ही क्या होगा, आर्थिक संकट होगा, बैंकों का ढांचा बिगड़ जाएगा या फिर मतलब बहुत ज्यादा पैसे का फ्लो कम हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए मतलब पैसा दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, बेल आउट पैकेज कहा जाता है। तो ये नेशनल स्तर का क्या होता है, बेल आउट पैकेज होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल बेल आउट पैकेज। वो होता है जब कोई देश खतरे में होता है, यानी कि कोई देश की आर्थिक स्थिति जो बिगड़ जाती है, किसी देश की क्या होगी, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, ठीक है। और ऐसी स्थिति बिगड़ने से देश में गरीबी, भूखमरी, ठीक है, महंगाई, ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इन सब चीजों से निपटने के लिए जो IMF है वो कंट्रीज को क्या देता है, पैसा देता है, ताकि वहां की जो कंडीशंस है उनको सुधारा जा सके, वहां पर गरीबी को, महंगाई को कंट्रोल में किया जा सके, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल क्या होता है, बेल आउट पैकेज होता है। जब IMF बाकी कंट्रीज की क्या करता है, सहायता करता है, तो इसको क्या कहते हैं हम, इंटरनेशनल बेल आउट पैकेज कहते हैं। परंतु श्रीलंका को जो श्रीलंका है, श्रीलंका को IMF ने वापस से बेल आउट पैकेज देने से क्या कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। तो श्रीलंका क्या हो गया, एक तरीके का दिवालिया ही घोषित हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि जो श्रीलंका का जो मुद्रा भंडार है, श्रीलंका बैंकरप्ट हुआ तो श्रीलंका के पास कितनी ऐसी कैपिटल थी, कितनी करेंसी, मतलब कितना पैसा बचा था और इसके ऊपर कितना, मैंने आपको बताया कि श्रीलंका के ऊपर 7 बिलियन डॉलर का क्या है, कर्जा है, ठीक है। 7 बिलियन डॉलर का क्या था, कर्जा था। और इसके यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज कितना बचा था, ठीक है, कितना बचा इसके पास में फॉरेन एक्सचेंज, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके पास टोटल 1.58 बिलियन डॉलर ही बचे हैं, ठीक है। इसके पास कितने बचे हैं, 1.58 बिलियन डॉलर बचे हैं, यानी कि इसको 5 पॉइंट समथिंग डॉलर की जरूरत है, ठीक है। इसको कितनी जरूरत है, 5 पॉइंट से ज्यादा डॉलर की जरूरत है अपना कर्जा उतारने के लिए। परंतु अभी इसके पास कितने बिलियन डॉलर है, 1.58 बिलियन डॉलर इसके पास में बचा था। नवंबर 2021 की बात है ये आंकड़े कब के हैं, नवंबर 2021 तक इसके पास इतने बिलियन डॉलर बचे थे, मतलब इतना ही फॉरेन एक्सचेंज बचा था। तो जो आपका वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने भी इसको क्या दिया है, लोन दिया है। मैं आपको बता देती हूँ, वर्ल्ड बैंक ने इसको कितना लोन दिया, 16 करोड़ डॉलर इसे दिए हैं। कितने दिए हैं, 16 करोड़ डॉलर जो है वो वर्ल्ड बैंक ने श्रीलंका को दिए हैं। इंडिया ने भी श्रीलंका की बहुत मदद की है, यहाँ से बहुत ज्यादा पैसा पहुंचाया, कहाँ पर, श्रीलंका में, क्योंकि यहाँ पर क्राइसिस था। तो हमारी क्या बनती है, वैसे भी हमारा इंडिया तो हर किसी के लिए अच्छा ही रहा है, अफगानिस्तान के लिए भी, श्रीलंका के लिए भी कहीं पर भी क्राइसिस होते हैं तो इंडिया जो है देशों की मदद करता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, श्रीलंका को बहुत ज्यादा पैसा पहुंचाया था। वैसे ही वर्ल्ड बैंक ने सहायता की, फॉरेन एक्सचेंज का बहुत कम हो गया था और अब यहाँ पर क्या हो गई है, सरकार गिर गई है। एक पॉइंट और जरूरी है, जो श्रीलंका है, श्रीलंका को क्रेडिट एजेंसी ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि ये जो कंट्री है वो क्या होने जा रही है, बैंकरप्ट हो जाएगी थोड़े आने वाले समय में। जो क्रेडिट एजेंसी है ये क्या होती है, इसके बारे में भी पिछले एग्जाम में पूछा गया था, इस तरीके से पूछा गया था। एक मूडीज था, एक क्या था इसमें, सेबी के बारे में पूछा गया था, और एक थी इसमें क्रेडिट एजेंसी थी, और एक ऑप्शन और था। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए थे और उन ऑप्शन से हमें मैच करके बताना था कि कौन सी, ये इनमें से कौन सी सेक्टर किस चीज में के लिए काम करता है, ठीक है। तो मूडीज के बारे में भी मैं आपको पढ़ा दूंगी, इस पे मैंने एक क्वेश्चन तैयार किया है, ठीक है। तो क्रेडिट एजेंसी के बारे में हम अभी पढ़ ही लेते हैं। क्रेडिट एजेंसी एक ऐसी एजेंसी है जो क्या करती है, देशों को, मैं यहाँ लिख देती हूँ क्रेडिट एजेंसी, ठीक है। क्रेडिट एजेंसी क्या करेगी, ये क्या करती है, देशों को एक रेटिंग जारी करती है। क्या करती है, देशों को
रेटिंग्स जारी करती है। तो रेटिंग्स के लिए क्या है, क्रेडिट एजेंसी है। तो ऑप्शन में वहां रेटिंग्स दिया गया था, ठीक है। तो क्रेडिट एजेंसी क्या करती है, रेटिंग्स जारी करती है। किसको जारी करेगी, देशों को। और किस लिए जारी करती है, ये बताने के लिए कि कौन सा देश कितने जोखिम में है। क्या है, कौन सा देश कितने जोखिम में है, या उसके पास कितना एक्सचेंज बचा है, कितने पैसे हैं, ठीक है, और आने वाले समय में उस देश की स्थिति कैसी रहेगी। तो हर देशों को ऐसे क्या करती है, रेटिंग, ये जो क्रेडिट एजेंसी है रेटिंग्स जारी करती है, ठीक है। अभी हम जाने थे कि श्रीलंका में एट प्रेजेंट जो मतलब यहाँ पर कौन थे, मतलब यहाँ पर ये क्यों दिवालिया हो गया। इसके दिवालिया होने के पीछे एक तो चाइना का हाथ है, क्योंकि चाइना ने इसकी बंदरगाह पर हबन बटोटा पर क्या कर लिया, मतलब 100 साल के लिए चाइना ने इसकी हबन बटोटा अपने अंडर ले ली थी, क्योंकि चाइना से श्रीलंका ने क्या लिया था, ऋण लिया था, और वो ऋण चुका नहीं पाया, तो इसकी जो बंदरगाह है उस पर क्या कर गया कब्जा कर गया, ठीक है। 100 साल के लिए वहां पर क्या करेगा, व्यापार करेगा हबन बटोटा पर, ठीक है। और यहाँ पर जो कोविड-19 आया था, कोविड-19 ने भी इसको क्या किया, बहुत अधिक इफेक्ट किया, क्योंकि श्रीलंका जो है वो अपने पर्यटन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर पर्यटन स्थली बहुत आते हैं, मतलब घूमने वाले लोग बहुत आते हैं श्रीलंका में। पर जैसे ही कोविड आया, कोविड आने से क्या हुआ, लोगों का यहाँ पर आना बंद हो गया मतलब विदेशों से यहाँ घूमने, अगर कोई भी इंसान किसी दूसरे देश से हमारे देश में घूमने आएगा तो अपनी करेंसी लेके आएगा, ठीक है। तो वहां पर करेंसी का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी लोग क्या करते थे, जब बाहर से घूमने आते थे तो यहाँ पर करेंसी का एक्सचेंज होता था। तो एक तो ये रीजन रहा कि यहाँ पर इसकी करेंसी एक्सचेंज जो है वो बहुत अधिक कम होता गया, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो है वो दिवालिया होने के कगार पर आ गया। कोविड-19 इसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है, और चाइना भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार है, ठीक है। वैसे चाइना चाहे मना करता रहे कि ये मतलब इसने श्रीलंका की मदद की है, ऐसा कुछ नहीं है। तो चाइना ने इसको अपने डेप्ट में फंसाया और इसका हबन बटोटा हथिया लिया, ठीक है। और कोविड-19 जो है, कोविड-19 में जो मतलब टूरिस्ट आते थे घूमने के लिए, उनका आना भी बहुत अधिक कम हो गया, फॉरेन एक्सचेंज यहाँ से कम हुआ, इसकी जो आर्थिक स्थिति है वो यहाँ से गड़बड़ा गई। इसके बाद ये खत्म हुआ तो यहाँ पर रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो गया। रशिया और यूक्रेन के युद्ध से भी इसकी जो स्थिति है, जैसे अब बहुत ज्यादा सामान क्या हो गए, महंगे हो गए, ठीक है। जिस प्रकार तेल के प्राइसेस बढ़ गए, बाकी सभी प्राइसेस बढ़ गए, गेहूं के प्राइसेस बढ़ गए, तो इन सब चीजों से महंगाई बढ़ने से भी श्रीलंका पर बहुत अधिक इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। तो श्रीलंका का ये मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। बेल आउट पैकेज बता दिया, क्रेडिट एजेंसी बता दिया, इसके पास कितना निवेश है, फॉरेन एक्सचेंज को कितना देना था, IMF से इसने कितना लोन इसको पे करना था, उन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर क्या है मतलब, और हम यहाँ पर इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन थे, और एट प्रेजेंट अभी इनके हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। एट प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर बने। यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, गोटबाया राजपक्षे। ये सभी भाई हैं, मतलब यहाँ पर इनके परिवार में सभी मतलब जो राजनीति है वो आपस में एक फैमिली वाली हो गई थी, ठीक है। तो ये भी इसका कारण रहा था बैंकरप्ट होने का। तो यहाँ के क्या है, ये प्रेसिडेंट थे, और यहाँ के जो PM थे वो थे महिंद्रा राजपक्षे। दोनों ही क्या थे, भाई थे, ठीक है। तो दोनों भाई क्या बनकर बैठे थे, एक तो प्रेसिडेंट था और एक क्या था, प्राइम मिनिस्टर था। अब ये क्या हो गए, भाग गए यहाँ से, ठीक है। और मतलब यहाँ से जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का जो आवास था वहां से इन्हें भगा दिया गया, ये भाग गए वहां से, और लोगों ने वहां पर मतलब अपना डेरा डाल लिया था, ठीक है। और अब वहां पर वैसे भी सरकार बन चुकी है। तो ये आपका श्रीलंका क्राइसिस था जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको एक बार आप पढ़ जाना, तो क्या पता इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं रशिया और यूक्रेन क्राइसिस के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ते हैं हम, रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये वॉर क्यों हुआ, कब हुआ, ठीक है। तो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो 20 फरवरी को शुरू हुआ था। फरवरी के मंथ में ये जो वॉर है वो देखने को मिला था। अब ये जो वॉर रशिया और यूक्रेन का वॉर है ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण रहे, उन सब के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले जो यूक्रेन है ये 1991 से पहले यूक्रेन किसका हिस्सा था, USSR का, यानी कि रशिया का ही हिस्सा था ये। रशिया तो अब बहुत बड़ी मतलब एक देश के रूप में उभर कर सामने आया बाद में, पहले क्या था, ये USSR था, ठीक है। तो यूक्रेन इसका किसका हिस्सा था, रशिया का। USSR का दूसरा बड़ा देश क्या था, ये दूसरी बड़ी कंट्री थी, कौन, यूक्रेन। और यूक्रेन के पास में मतलब जो भी ये हथियार वगैरह होते हैं इन सब को बनाने में ये बहुत ज्यादा आगे था। इन सबसे आगे कौन था, यूक्रेन ही था। लेकिन जो
रशिया है, इसने यहाँ पर क्या किया, इनको कहा कि आप ये सब बनाना बंद कर दीजिए। इसके कहने पर इसने जो हथियार वगैरह वो सब बनाने बंद कर दिए, मिलिट्री के जो सामान थे वो इसने बनाने बंद कर दिए, ठीक है। परंतु अब जब ये वॉर हो रहा है तो उसके पास में इतने आधुनिक अब हथियार ही नहीं है, क्योंकि ये भूल चुका है, वो अपनी टेक्निक्स भूल गया है, ठीक है। तो यूक्रेन को इस चीज के लिए बहुत अधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, और वो इसलिए है क्योंकि जो यूक्रेन है, यूक्रेन पहले किसका हिस्सा था, यूएसएसआर का था। इस प्रकार से यहाँ क्या है, यूक्रेन है, और ये किसके साथ में सीमा साझा कर रहा है, ये रशिया है। क्या है, ये रशिया है। और ऊपर की तरफ क्या है, यहाँ बेलारूस है। क्या है यहाँ पर, बेलारूस, ठीक है। तो यूक्रेन क्या है, ये यूक्रेन है, और यहाँ क्या है, रशिया। तो रशिया के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, और यूक्रेन किसका सदस्य बनना चाहता था, नाटो का। यूक्रेन ने किसके लिए मान्यता, मतलब किसके लिए वो क्या था, रजिस्टर्ड, नाटो का सदस्य बनने के लिए इसने अप्लाई किया था। इसने कहा था कि क्या बनेगा, ये नाटो का सदस्य बन जाएगा आने वाले समय में, ठीक है। पर और इसी बात से कौन चिढ़ गया, रशिया चिढ़ गया, क्योंकि इसकी जो सीमा है वो किसके साथ में लगती है, रशिया के साथ में लगती है। अगर ऐसा होता है तो नाटो की जो सेना है वो कहां पर आएगी, इसके यहाँ बॉर्डर तक आ जाएगी, और इसी बात का खतरा किसको है, रशिया को है। इसलिए रशिया ये चाहता है कि जो यूक्रेन है वो किसका सदस्य ना बने, नाटो का सदस्य ना बने, ठीक है। यूक्रेन जो है वो अपने मतलब जो गैस होती है, गैस पाइपलाइन गैस है, जिस तरीके से गैस आपूर्ति में नंबर 1 पर है और गेहूं में नंबर 1 पर क्या आता है, यूक्रेन आता है। तो इसी प्रकार अब ये इनका वॉर है, तभी यहाँ पर क्या हो गई है, महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई है, ठीक है। तो रशिया क्या चाहता था कि जो यूक्रेन है वो नाटो की सदस्यता ना ले। नाटो कंट्री क्या होती है, इसके बारे में मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, आप वहां से जाकर मेरी वो वाली वीडियो देखकर पूरी डिटेल्स इसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो नाटो कंट्री बनने से रशिया ने यूक्रेन को क्या किया है, मना किया था, परंतु यूक्रेन ने इसकी बात नहीं मानी, और इसी के चलते रशिया ने क्या किया, अपनी जो सेना है वो बेलारूस में भेजनी शुरू कर दी, ठीक है। बेलारूस किसका समर्थक है, रशिया का समर्थक है, और यहाँ पर जो अपनी सेना भेजनी इकट्ठी की, और कुछ समय बाद क्या कर दिया, यूक्रेन पर हमला कर दिया, और तभी से क्या शुरू हो गया, यूक्रेन और रशिया वॉर की शुरुआत वहीं से है। कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था 1945 में, क्या हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उस वर्ल्ड वॉर के बाद में कोई भी इतना बड़ा वॉर हमारे यहाँ पर मतलब वर्ल्ड में देखने को नहीं मिला। ऐसा कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा वॉर कह सकते हैं हम इसको। क्या है, ये सबसे बड़ा वॉर है, क्योंकि इससे पहले इतनी लड़ाई झगड़े हमने मतलब कहीं भी देखने को नहीं मिले, सिर्फ वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, ठीक है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कोई जो सबसे बड़ा वॉर हुआ है वो अभी रशिया और यूक्रेन का ही है, ठीक है। इससे पहले 2014 में क्या किया था रशिया ने एक इसका द्वीप था, किसका, यहाँ पर क्या है, यूक्रेन है, तो यूक्रेन के नीचे यहाँ पर क्रीमिया है। क्या है, क्रीमिया। तो ये क्या है, एक द्वीप है, छोटा सा क्या था, द्वीप था। ये जो द्वीप था, ये जब यूएसएसआर का पार्ट था, कौन, रशिया और यूक्रेन, मतलब यूक्रेन जो यूएसएसआर का पार्ट था, यूक्रेन पहले क्या था, यूएसएसआर का पार्ट था, तब ये जो क्रीमिया नाम का हिस्सा ये किसका था, रशिया का था। किसका था, रशिया का। और रशिया ने क्या किया, इसको जो यूक्रेन है इसे ये गिफ्ट में दिया था, ठीक है, क्या, क्रीमिया। परंतु इसको जब यूएसएसआर टूटा 1991 में, जब ये अलग अलग देश बन गए, छोटे छोटे देशों में विभाजित हो गए, तब रशिया ने अपना जो क्रीमिया इलाका है वो इससे नहीं मांगा था, और बाद में इससे ये क्रीमिया इलाका मांगा गया तो यूक्रेन ने इसको देने से साफ इनकार कर दिया था। तो 2014 में रशिया ने क्या किया, इस पर आक्रमण करके, क्रीमिया युद्ध कहा जाता है इसको, आक्रमण करके अपने अधीन कर दिया। यानी कि अब जो क्रीमिया है वो किसका पार्ट बन गया है, रशिया का है, ठीक है। तो इसे किस नाम से जानते हैं हम, क्रीमिया युद्ध के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, क्रीमिया युद्ध के नाम से। और ये कब हुआ था, 2014 में हुआ था। कब हुआ क्रीमिया युद्ध, 2014 में हुआ था। और ये पहले किसका पार्ट था, रशिया का हिस्सा था, गिफ्ट दिया गया था किसको, यूक्रेन को। परंतु बाद में जब यूक्रेन से ये मांगा गया तो यूक्रेन ने इसको देने से मना कर दिया था, ठीक है। अब ये किसका पार्ट है, अब रूस का ही पार्ट है ये, और इसका इम्पैक्ट रूस के ऊपर क्या पड़ा था, यूरोपियन जो कंट्री है वो उन्होंने इसकी बहुत अधिक निंदा की थी, किसकी, रशिया की, कि रशिया को क्रीमिया के ऊपर मतलब जो अधिकार है वो स्थापित नहीं करना चाहिए था। तो यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने क्या किया, इसका बहिष्कार किया था। तो पहले, इससे पहले जो रशिया है वो G8 का सदस्य था, यानी कि जो आज का G7 है उसका सदस्य कौन था, रशिया था। कौन था, रशिया। और G8 का सदस्य था क्योंकि 8 कंट्री शामिल थी उसमें, इसमें तो रशिया भी इसमें शामिल था, तब ये G8 कहा जाता था। 2014 में क्रीमिया युद्ध के कारण
जो रशिया है उसको इस श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, तो G7 में अब 7 कंट्री रह गई हैं। रशिया को बाहर निकालने के बाद ये क्या बना दिया गया, 2014 में G7 बना दिया गया। इसमें कौन सी कंट्री शामिल है, किसमें, G7 में। तो मैं उनके बारे में भी एक बार आपको बता देती हूँ, क्या पता इसमें से भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बताइए G7 कंट्री कौन सी नहीं है। तो G7 कंट्री में कौन कौन शामिल है, एक तो यूके शामिल है, क्या है इसमें, यूके है। फिर क्या आता है, इटली, क्या है, इटली। ठीक है, और कौन शामिल है इसमें, जर्मनी, कौन है, जर्मनी। ठीक है, और शामिल है इसमें जापान, क्या है, जापान। और है इसमें यूएसए, क्या शामिल है, यूएसए। और क्या है इसमें, फ्रांस, कौन सा देश शामिल है इसमें, फ्रांस। एक कंट्री और है और इसमें शामिल है ऑस्ट्रेलिया, क्या शामिल है इसमें, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इस प्रकार 7 कंट्री जो है वो G7 की क्या है, सदस्य हैं। G7 की सदस्य कौन सी कंट्री है, यूके है, ठीक है, और क्या है, इटली है, जर्मनी है, जापान है, यूएसए है, फ्रांस है और ऑस्ट्रेलिया है। तो इस प्रकार 7 यूरोपियन मतलब 7 कंट्री हैं जो G7 की क्या है, सदस्य हैं। क्या है ये, G7 की सदस्य हैं। में एक रीसेंट का टॉपिक भी रहा है, उसके बारे में भी मैं बता देती हूँ। G7 की जो मीटिंग है, अभी हाल ही में G7 की क्या हुई थी, मीटिंग आयोजित कराई गई थी। ठीक है, ये मीटिंग हुई थी कहाँ पर, G7 में। इस मीटिंग में रशिया और यूक्रेन वॉर के बारे में बातें की गई थी। ठीक है, और इसमें कौन इन्वाइटेड थे, जिस प्रकार ये G7 कंट्रीज होती हैं, ये क्या करती हैं, अलग अलग देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव होती हैं उन्हें इन्वाइट करती हैं। तो इस बार G7 कंट्री की जो मीटिंग है 2022 के भी रिसेंट में ही कहां पर आयोजित कराई गई, जर्मनी में। कहां आयोजित हुई है, जर्मनी में आयोजित हुई है। और इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है पीएम मोदी जी, वो क्या थे, इसमें इनवाइटेड थे। तो यहाँ पर कौन गए थे, पीएम मोदी जी गए थे। अभी इनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें ये जॉन बाइडेन इनके साथ में हाथ मिलाते हुए दिखाए गए थे। ठीक है, वो खुद से आकर इनके साथ हाथ मिला रहे थे। तो ये वीडियो बहुत वायरल हुई थी। तो कहाँ गए, G7 मीटिंग में गए। ये कहाँ पर आयोजित कराई गई, जर्मनी में। ठीक है, तो G7 सदस्य कौन कौन है इसमें, यूके, इटली, जर्मनी, जापान, यूएसए, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, G8 कंट्री में से रशिया को क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया था। अब जो रशिया है G20 का पार्ट है, परंतु G7 का क्या नहीं है, पार्ट नहीं है। रशिया को इसके लिए बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ा इस युद्ध के चलते। रशिया ने क्योंकि फरवरी में इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। ठीक है, और इसकी जो राजधानी है, यूक्रेन की राजधानी कीव, वहां पर अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, अभी हाल ही के जो टॉपिक्स रहे हैं, मतलब 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके 2 क्षेत्र हैं, किसके, रशिया के। इस प्रकार क्या है, ये यूक्रेन है, क्या है, यूक्रेन। और इसके यहाँ पॉइंट पर इसके 2 एरिया हैं, उनका नाम है क्या है, यूक्रेन के 2 हिस्से हैं, एक का नाम है लुहांस्क और एक का नाम है डोनेट्स्क। ठीक है, तो ये 2 क्या है, इसके छोटे छोटे शहर थे जिस पर रशिया ने क्या किया, अधिकार स्थापित कर लिया। अभी युद्ध में इन्होंने ये दोनों के दोनों हिस्से क्या किए हैं, रशिया के द्वारा जीत लिए गए हैं। तो आपसे इनके बारे में पूछा जा सकता है। और इसे क्या घोषणा की, रशिया ने ऐसा कहा है कि इन दोनों को क्या बना दिया जाएगा, स्वतंत्र देश बनाया जाएगा। मतलब अलग देश बना देंगे और क्या करेंगे, स्वतंत्र कर देंगे इन्हें, मतलब इन पर खुद का शासन होगा इनका। ठीक है, तो अभी हाल ही का रिसेंट टॉपिक है, मान लो आपसे पूछ लिया जाए रशिया ने यूक्रेन के कौन से 2 हिस्सों को स्वतंत्र करने की घोषणा की है, तो उनमें से एक क्या है, लुहांस्क है और एक क्या है, डोनेट्स्क है। ठीक है, तो ये 2 हिस्से हैं जिसे रशिया ने क्या कर दिया है, अपने अधिकार में ले लिया है और इसे क्या किया, मतलब स्वतंत्र करने की घोषणा की है। अब इस रशिया और यूक्रेन वॉर से रशिया के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़े हैं उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। रशिया को बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने व्यापार से क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया है। जिस प्रकार इसमें कौन सी कंट्री शामिल है जिसने क्या किया है, रशिया को इससे बाहर कर दिया, मतलब अपने व्यापार से क्या किया, बाहर कर दिया। उसमें ईयू क्या है, यूरोपियन यूनियन है, ये तो शामिल होंगी ही क्योंकि नाटो कंट्रीज हैं ये। ठीक है, और यूएसए भी इसका विरोधी हो गया है। इसके बाद और कौन है, यूके भी यूरोपियन कंट्रीज में आता है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। ठीक है, जहां यूएसए जाएगा वहां कनाडा तो जरूर ही जाएगा। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। तो ऐसी बहुत सी कंट्रीज है जिन्होंने क्या किया है, रशिया को प्रतिबंधित कर दिया अपने देशों से कि यहाँ पर कोई भी रशिया के साथ में क्या नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा। एक मीटिंग हुई थी, मतलब जैसे यूएन में क्या होती है, एक मीटिंग होती है, तो उसी के लिए रशिया और यूक्रेन वॉर के लिए वोटिंग कराई गई। कहाँ पर, यूएन में, भारतीय मतलब कहाँ, संयुक्त राष्ट्र परिषद में। कहाँ मीटिंग में, संयुक्त राष्ट्र परिषद। यहाँ पर क्या कराई गई थी, मतदान कराए गए थे कि कौन सी कंट्री
यूक्रेन के साथ है और कौन सी कंट्री रशिया के साथ में है। ठीक है, तो बहुत सी कंट्रीज ने इसके साथ में मतलब वोटिंग की और बहुत कंट्री ने रशिया के साथ वोटिंग की। ठीक है, परंतु उसमें भारत की क्या स्थिति रही, भारत ने कहां पर वोटिंग की है उसके बारे में हम जान लेते हैं। भारत ने अपने बयान में कहा था, अब भारत ने क्या कहा था, भारत ने ऐसा कहा था कि जो रशिया है, रशिया की आक्रामकता की निंदा की थी कि वॉर जो है वो किसी भी देश के लिए क्या नहीं होता, अच्छा नहीं होता है। तो सब दोनों देशों को आपसी बातचीत के माध्यम से क्या करना चाहिए, वॉर को खत्म करना चाहिए। ठीक है, तो दो वर्ड का यूज किया गया था उसमें, मैं आपको बता देती हूँ, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। ठीक है, क्या क्या यूज किया गया, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी से क्या करें, वॉर को खत्म करें, यानी कि हथियारों का जो वॉर है वो ना करें। डायलॉग यानी कि बातचीत से, डिप्लोमेसी कूटनीति से, ठीक है, बातचीत करके क्या करने, अपने वॉर को खत्म करने का प्रयास करें। और भारत ने इसके बारे में चुप रहा था। भारत ने कहा था कि वो किसी भी देश के हित में क्या नहीं करेगा, वोटिंग नहीं करेगा, वोट नहीं करेगा। तो इसमें 3 देश शामिल थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र परिषद में मतदान किसी भी देश के पक्ष में नहीं किया था। वे अपने ही मतलब साइलेंट रहे थे, चुप रहे थे। ठीक है, दोनों देशों के साथ में थे। उन्होंने ऐसा कहा था कि हम किसी भी देश के साथ वोटिंग नहीं करेंगे। तो उसमें 3 देश शामिल थे, एक तो हमारा भारत था, ठीक है, एक था इसमें यूएई और एक था इसमें चाइना। तो 3 देश ऐसे थे जिन्होंने यूएन की परिषद में क्या नहीं की, वोटिंग नहीं की थी। तो इन तीनों देशों ने क्या नहीं की, वोटिंग इसमें नहीं की। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि यूएन में कौन से देश थे जिन्होंने भारत के साथ में वोटिंग नहीं की थी। तो भारत, यूएई और चाइना। तो 3 देश क्या कौन कौन है, भारत है, यूएई है और चाइना। इन्होंने क्या नहीं किया, रशिया यूक्रेन वॉर के लिए जो परिषद है संयुक्त राष्ट्र परिषद, इसमें वोटिंग नहीं की थी। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स रह गए हैं तो उनके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो सभी पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। रशिया और यूक्रेन वॉर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे वो सब मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये जो पॉइंट्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अभी बहुत सारे जो करंट अफेयर है वो हमारा रह गया है, उसके लिए मैं एक वीडियो और बना दूंगी। ठीक है, एग्जाम से पहले पहले वो वीडियो मैं आपको बना दूंगी। ठीक है, उसमें भी बहुत मतलब जो 1 लीनियर क्वेश्चंस हैं जो इंटरनेशनल स्तर के हैं, जिनके बारे में एक बार बस रीडिंग लेना जरूरी है, तो उन सब के बारे में भी हम पढ़ लेंगे। आई होप आपको ये सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आते हैं तो प्लीज़ मेरी क्लास को शेयर करना ना भूलें और ये क्लास आप जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्लास जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा इतना ही था। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।